हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आए हैं। बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जो कि स्पेशली जितने भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अपन बात करें तो एक बॉटम लेवल अपन बात करें तो विलेज के अंदर आशा होती हैं, यानी आशा सहयोगिनी और आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसी के साथ एएनएम होती हैं। और ऊपर अगर अपन चलते हैं तो एलएचवी होती हैं, उसके अलावा पीएससी हेल्थ सुपरवाइज़र होते हैं, एएनएम्स होती हैं, सीएचओज होते हैं। इन सभी के लिए ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को लेकर काम करेंगे। इंपॉर्टेंट टास्क आपके सामने रखे जाएंगे, उसके बाद उनसे रिगार्डेड जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, ज़्यादा टाइमिंग नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी इन जो इंपॉर्टेंट टास्क यानी क्वेश्चंस या टॉपिक्स के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है, वो सब इन सब के बारे में जान सके। चलेगा, मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंटरेक्टिंग और इंपॉर्टेंट जानकारी अपन लेने वाले हैं। तो सभी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, वो पूरा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी आपके लिए। चलेगा, आपका पहला टास्क आपके सामने है। पहले टास्क के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर यानी उस टास्क से रिगार्डेड जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताना है, फिर आपको बताया जाएगा इससे रिगार्डेड पॉइंट। चलेगा, सबसे पहला टास्क आपके सामने सीधा सा क्वेश्चंस के रूप में रखा है, निकल के आया है। यदि किसी गर्भवती महिला की ऊंचाई यानी उसकी लंबाई 135 सेंटीमीटर है, क्या कहा है क्वेश्चन? सिंपल सा ये कहा है, यदि किसी गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी हाइट है 135 सेंटीमीटर है, तो आप उसे वर्गीकृत करेंगे। आप उसको किस वर्ग के अंदर रखेंगे, यानी उसके अंदर क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, वो सारा कुछ देखिएगा। उसके बाद इस टास्क का आंसर आप दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, इसका आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन इसके अंदर ये कहा गया है कि यह सामान्य लक्षण है। दूसरा ऑप्शन ये कहा गया है कि सामान्य खतरे के लक्षण उसमें देखने को मिल सकते हैं, यानी ऐसी महिला जिसकी 135 सेंटीमीटर हाइट है उसके अंदर सामान्य खतरे देखने को मिल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि उच्च खतरे के लक्षण वहाँ पर हैं, यानी ज़्यादा रिस्क उसको हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है उपरोक्त सभी। क्या सभी ऑप्शन सही हैं, या फिर ए बी सी डी करके आप देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, या फिर चौथा सही है। सभी दिमाग लड़ाइएगा, सभी दिमाग दौड़ाइएगा, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, चाहे आशा हो, चाहे एएनएम हो, चाहे एलएचवी हो, चाहे पीएचएम हो, चाहे पीएससी सुपरवाइजर हो, चाहे नर्सिंग स्टूडेंट हो, कोई भी हो, या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, इस क्वेश्चन को माइंड में दौड़ाइएगा, आंसर बताइएगा। इसके रिगार्डेड जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है 135। अब 135 सेंटीमीटर की जो महिला है, यानी उसकी हाइट कम है। कुल मिला के बात ये, हाइट कम है, उसकी लंबाई कम है। अब लंबाई कम है तो जनरली आप सबने पढ़ा होगा, एक रिस्क होता है, HRP आपने सुना होगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपने सुना होगा। जी हाँ, देखिएगा, अगर जनरली अपन बात करें तो एक महिला जो जनरली होती है 145 सेंटीमीटर से कम अगर किसी महिला की हाइट होती है, और अगर वो ANC है यानी प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर रिस्क होते हैं। रिस्क कैसे होते हैं कि सर उसकी जब डिलीवरी होती है तो उसके अंदर काफ़ी कुछ रिस्क देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली अगर अपन यहाँ पर बात करें तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है कि सामान्य लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये ऑप्शन में कट कर देता हूँ, क्योंकि 135 सेंटीमीटर उसकी हाइट है तो सामान्य लक्षण ये नहीं माना जाएगा। दूसरी बात करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर था सामान्य खतरे के लक्षण होंगे। सर इसमें सामान्य खतरे के लक्षण तो होंगे, लेकिन ज्यादा रिस्क भी है, हाई रिस्क में अपन इसको काउंट करेंगे तो इसको भी नहीं रखेंगे। अब ये दो कट गए तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गया है, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है उच्च खतरे के लक्षण है। यानी जनरली अपन बात करें तो इस महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी HRP के अंदर इंक्लूड करेंगे। किसके अंदर? सर इसको HRP के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो जनरली आप सुनिएगा, मैं एक लाइन रिपीट करता हूँ, आपको समझ आएगा। ऐसी महिला है जिनकी ऊंचाई यानी कि उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम होती हैं, तो उसमें जब डिलीवरी होती है यानी प्रसव के समय जो सामान्य लक्षण होते हैं वो असामान्यता में देखने को मिल सकते हैं। यानी अपन जनरली कहें तो अति खतरा संवेदनशील महिला उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको हम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनता है कि 135 सेंटीमीटर
हाइट की कोई महिला है तो उसके अंदर ये हाई रिस्क मानी जाती हैं। चलेगा, नेक्स्ट टास्क आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टास्क आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। इस टास्क में क्या पूछा है, फिर इससे रिगार्डेड कुछ बातें आपको बताई जाएगी। देखिएगा, सेकंड टास्क आपसे कह रहा है किसी गर्भवती महिला की पूर्व गर्भावस्था के इतिहास में किस स्थिति को उच्च जोखिम में शामिल किया जाता है। देखिएगा, हालांकि लैंग्वेज थोड़ी पूरा हिंदी में है, लेकिन ये इस तरीके से बनाई गई है कि सभी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो इसको समझ पाए, क्योंकि ये वीडियो है नीचे बिल्कुल बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लिए बनाई गई है। तो इसमें आशा सहयोगिनी भी है, एनएम भी हैं, सभी हैं, तो समझिएगा। देखिएगा, किसी गर्भवती महिला की पूर्व गर्भावस्था के इतिहास में किस स्थिति को उच्च जोखिम में शामिल किया जाता है। जनरली क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा है एचआरपी। एचआरपी देखिएगा, कभी जब आप फील्ड में गए होंगे तो आशा से आपने पूछा कि सर एचआरपी क्या है, कि आशा जो सहयोगिनी होती है उससे कहा है एचआरपी क्या होती है। उनको केवल नाम पता है, एचआरपी में कौन कौन माना जा रहा है, कौन कौन नहीं माना जा रहा है। एक्चुअली में हर किसी को नहीं पता। जो एक्टिव आशा सहयोगिनी होती है उनको अच्छी तरीके से पता होता है, बाकी को काफी सारी तो ऐसी होती है जिनको नहीं पता हो। तो ये आपको याद होना चाहिए एचआरपी क्या होता है। केवल फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो आपको याद होना चाहिए। तो एचआरपी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रखा गया है कि कोई महिला है, अगर उसको अपन एचआरपी मान रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको बताना कि कौन सी कंडीशन को अपन एचआरपी मानेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सीधा सा ये पूछा है, पूर्व गर्भावस्था में गर्भपात होना। पूर्व गर्भावस्था में क्या होना, गर्भपात होना। अब गर्भपात जनरली अपन कहे तो इसको एबॉर्शन अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। यानी पहले की प्रवेश प्रेगनेंसी में अगर उसको एबॉर्शन हुआ है तो क्या उसको रखेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, पूर्व में सिजेरियन ऑप्शन से प्रसव होना। यानी पहले की जो प्रीवियसली जो उसकी डिलीवरी हुई है वो किससे हुई है सर, सिजेरियन से हुई है, सीएस से हुई है। किससे हुई है सर, ऑपरेशन से हुई है, तो क्या उसको रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर है, थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पर है, पूर्व गर्भावस्था में उसको क्या है सर, दौरे आना। पूर्व गर्भावस्था में जब वो प्रीवियसली प्रेग्नेंट थी तो उस टाइमिंग उसको क्या हुए सर, दौरे आए। दौरे बोले तो सीजर आए, एपिलेप्सी जनरली उसके अंदर देखने को मिला है, सीजर्स कन्वर्जन उसके अंदर देखने को मिले हैं, तो क्या इसको रखेंगे। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है, उपरोक्त समय। और आई थिंक जो भी कैंडिडेट जुड़ा हुआ है सभी को इसका आंसर करेक्टली समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या इसका आंसर होगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिएगा, अगर प्रीवियसली किसी महिला के अंदर प्रीवियसली प्रेगनेंसी में अगर उसको अबॉर्शन हुआ है तो जनरली अपन उसको एचआरपी के अंदर शामिल कर लेते हैं। किसके अंदर, एचआरपी के अंदर अपन जनरली उसको शामिल कर लेते हैं। उसके अलावा सर अगर प्रीवियसली डिलीवरी हुई है किसी महिला की और अगर उसको जो डिलीवरी हुई है उसकी वो सिजेरियन से हुई है यानी ऑपरेशन से हुई है तो जनरली उसको भी अपन एचआरपी में काउंट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर किसी महिला के अंदर क्या हुआ है सर, दौरे आए, दौरे बोले तो सर सीजर आए। और सीजर की कंडीशन जनरली आपने देखा होगा, 2-3 कंडीशन आपने पढ़ी होगी। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला के अंदर अगर बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ना मतलब कि ये नहीं कि बढ़ेगा, जनरली बीपी बढ़ता है, लेकिन बीपी का भी एक रेंज मान लिया है वहां पर 140, 90, 140 और 90, ये एक बाउंड्री मानी है। अगर इससे ज्यादा हो जाती है 140, 90 और इससे ज्यादा हो जाती है तो उसको अपन PIH के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान उस महिला में बीपी यानी हाइपरटेंशन की शिकायत देखने को मिली है। अगर ये बीपी और ज्यादा बढ़ जाती है तो उस महिला के अंदर दौरे भी आने लग जाते हैं, यानी सीजर भी आने लग जाते हैं। और ये दोनों कंडीशन आपने सुनी होगी प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया के नाम से। आई थिंक सबको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो ध्यान रखेगा। तो यहां पर देखिएगा, गर्भपात हुआ है तो इसको एचआरपी में अपन शामिल करते हैं। अगर ऑपरेशन हुआ है तो इसको एचआरपी में अपन शामिल करते हैं। अगर सीजर आए तो उसको एचआरपी में हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों ऑप्शन को यहाँ पर क्या किया जा रहा है सर, शामिल किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का, इस टास्क का जो करेक्टली जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टास्क पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं कि एचआरपी में हम किस किस महिला को रख सकते हैं। देखिएगा, एचआरपी बोले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी कि उच्च जटिलता है, अपन कह सकते हैं गर्भावस्था के दौरान उच्च जटिलता है अपन कह सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले किसको रखेंगे, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अगर महिला का HB लेवल यानी ब्लड कितना हो जाए सर, जब इसका ब्लड हो जाता है 7 और 7 से कम, 7 ग्राम से कम हो जाता है, 7 और 7 से कम हो जाता है तो उसको जनरली अपन एचआरपी काउंट करते हैं। उसके अलावा सर क्या, उसके अलावा सर ये
पीआईएच बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप इसको हिंदी में कहते हैं, जिसके अंदर मैंने अभी बताया प्रीक्लेम्शिया रिक्लेम्शिया को जनरली यहां पर शामिल किया जाता है, जहां पर बीपी का लेवल 140-90 से और उससे ज्यादा हो जाता है। अगर उससे काफी ज्यादा हो जाता है तो सीजर उसके अंदर आने लग जाते हैं, दौरे उसके अंदर आने लग जाते हैं। इसके बाद अगर आगे अपन बात करें तो ऐसी महिला जिसके अंदर HIV और सिफिलिस हो, क्या सर, HIV और सिफिलिस, HIV और सिफिलिस अगर स्क्रीनिंग में पाया गया है तो उसको अपन क्या मानते हैं सर, HRP मानते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मानते हैं। उसके अलावा किसको मानेंगे सर, सर ऐसी महिला जिसके अंदर डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज पाया गया है यानी कि मधुमेह रोग पाया गया है, उसको भी जनरली अपन HRP में मान लेते हैं। उसके अलावा सर अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस पाया गया है, किसका सर, थायराइड हार्मोन का अगर इम्बैलेंस पाया जाता है तो भी उसको HRP में काउंट किया जा सकता है। जनरली आपने सुना होगा TSH थायराइड का टेस्ट जरूर करवाया जाता है प्रेगनेंसी कंडीशन में, आप सबको याद होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें HRP में किसको मानेंगे कि अगर किसी महिला के अंदर ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है, ट्विंस प्रेगनेंसी जनरली बोले तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई है, यानी एक बात तो अपन कहें कि अगर महिला 3 या 4 से ज्यादा बार अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उसको HRP में अपन शामिल कर लेते हैं सीधा सीधा। उसके अलावा अगर प्रीवियसली प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे हुए हैं यानी ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है तो भी उसको किसमें मान लिया जाता है सर, HRP के अंदर जनरली शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद कौन सी कंडीशन सर, अगर अपन कहे तो अगर पिछली जो डिलीवरी हुई है महिला की, जो पिछली डिलीवरी हुई है अगर वो ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से हुई है, सिजेरियन हुई है तो उसको HRP में जनरली अपन शामिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर महिला के अंदर पहले प्रीवियसली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ है तो उसको अपन HRP में मान लेते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा जनरली अगर अपन बात करें RH फैक्टर आपने पढ़े होंगे, RH फैक्टर यानी कि ब्लड आप देखे होंगे, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, यानी जिसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको अपन पॉजिटिव और जिसके अंदर नहीं होता है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो जनरली जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उनके अंदर जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है जनरली उसको HRP के अंदर शामिल किया जाता है, जनरली किया जाता है, हमेशा नहीं कर सकते अपन, जनरली उसको मानते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा कुछ खास नहीं होता, फिर भी ध्यान रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी महिला के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन पहले से ही दिखाई दिए हुए हैं, पहले से ही कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको HRP में शामिल किया जाता है। तो ये जनरली कुछ HRP मैंने आपको बताई है जो कि आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक आशा सहयोगिनी, NM, CHO जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके अंदर या उनके लिए ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जानकारी आपको याद होनी चाहिए। नोटबुक जरूर साथ में रखिएगा, कुछ की पॉइंट्स आपको लगते हैं तो जरूर नोट कीजिएगा, ताकि मेरा जो मोटिव है आप सबको ये सारा कुछ बताना वो एक पॉजिटिविटी के साथ चले, यानी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप लोगों पर हो जो भी वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक ये पहुँचे, सभी कैंडिडेट तक ये पहुँचे। चलेगा, वापस आते हैं नेक्स्ट टास्क पर। नेक्स्ट टास्क आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट, काफी सीधा सा है, देखेगा। थर्ड टास्क है आपका। थर्ड टास्क में यह कहा गया है गर्भावस्था में महिला को निम्न में से कौन सी सलाह दी जाती है, गर्भावस्था में महिला को निम्न में से कौन सी सलाह दी जाती है, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन ध्यान है, महिला को गर्भावस्था के दौरान कौन सी सलाह दी जानी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये टास्क एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके लिए, चाहे आप आशा हो, NM हो या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, क्योंकि आपके अराउंडिंग सराउंडिंग आपके फैमिली सब जगह ये देखने को मिलता है। तो कौन सी सलाह आप उसको दोगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर है पौष्टिक और संतुलित भोजन करना और आराम करना। बी ऑप्शन यहाँ पर है परिवार नियोजन हेतु परामर्श। सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन यहाँ पर है उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलेगा, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, सभी जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आशा हो चाहे अदर सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यहाँ पर हो। देखिएगा, जनरली आप सबको पता है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो जनरली उसके अंदर पौष्टिकता देनी चाहिए, यानी कि जो भी वो खाना खाती है, जो भी वो भोजन करती है, उसके अंदर पोषक जो तत्व है वो सफिशिएंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में होने जरूरी होते हैं। तो उसको पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए, ये जानकारी उसको अपन देंगे, ये सलाह अपन उसको देंगे। उसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट में, इनएडिक्वेट अमाउंट में क्या करना है सर, उसको क्या करना है, आराम देना है। यानी उस महिला से अपन कहेंगे, सलाह देंगे कि आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, अच्छा खाना खाना है, पौष्टिक आहार आपको खाना है। तो ये सलाह बिल्कुल देंगे अपन उसको। दूसरी सलाह है सर परिवार नियोजन हेतु परामर्श, उसको देंगे। जी बिल्कुल, परिवार नियोजन से रिगार्डेड सारी जानकारी उसको देंगे। तो पहला भी देंगे, दूसरा भी देंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त दोनों काम अपन उसको कराएंगे, दोनों सलाह अपन उसको देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट टास्क पर, और नेक्स्ट टास्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को आना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट टास्क आपके सामने है, 4th नंबर टास्क। टास्क कह रहा है गर्भावस्था में कौन सी जांच आवश्यक नहीं है। देखिएगा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके
पास आती हैं, एज आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, एज आप एएनएम हो, एज आप एलएचवी हो, एज आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो और एज आप आशा सुपरवाइजर हो, एज आप आशा हो, तो आप उसको कौन सा टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे और कौन सा नहीं करवाने के लिए बोलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 4-5 टेस्ट आपके सामने। पहला टेस्ट यहाँ पर हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पर है मूत्र जांच, एल्बुमिन और शुगर। सी ऑप्शन है यहाँ पर HIV सिप्लिस और डी ऑप्शन यहाँ पर है उपरोक्त सभी जांचें आवश्यक हैं। तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अचंभित कर सकते हैं, चौंका सकते हैं, लेकिन चौंकना नहीं है, थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, आपको टास्क अपना कंप्लीट करना है। चलेगा, टास्क इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल सा टास्क है कि गर्भावस्था में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके अंदर कौन कौन सी जांचें आवश्यक नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टास्क ये कह रहा है कि आवश्यक नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है एल्बुमिन और शुगर, प्रोटीन और शुगर, तीसरा है HIV सिप्लिस और चौथा है उपरोक्त जांचें आवश्यक है। चलेगा, क्या लगाएंगे सर? देखिएगा आपको बताऊं यहाँ पर तो हीमोग्लोबिन जरूरी है, बिल्कुल हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर किया जाना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि उस महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो जनरली आपको बताया कि उसको HRP में शामिल किया जा सकता है और HRP को नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर ब्लड 7 के आसपास है, 7 से कम है, 7 ग्राम से कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, चाहे उसको टेबलेट दी जाए, चाहे उसको आयरन सुक्रेट चढ़ाया जाए, कैसे भी करके उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसको तो करवाना जरूरी है। उसके अलावा सर क्या सर, उसका यूरिन एग्जामिनेशन यानी एल्बुमिन और शुगर, ब्लड शुगर और प्रोटीन शुगर दोनों जांचें करना जरूरी है, तो ये भी करवाई जानी चाहिए। उसके अलावा सर HIV और सिप्लिस बिल्कुल ये भी करवाई जानी चाहिए ताकि पहले से ही पता चल सके, ताकि आगे रिगार्डेड उसके प्रिवेंशन रखे जा सके, कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो उससे रिगार्डेड पहले पता लगाया जा सके। तो तीनों जांचें यहाँ पर जरूरी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? उपरोक्त सभी जांचें यहाँ पर आवश्यक है। तो सभी जांचें यहाँ पर आवश्यक है। ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करने वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो जनरली अपन कहेंगे कि यहाँ पर सभी जांचें जरूरी है, यानी सभी जांचें यहाँ पर जरूरी है, कोई भी जांच यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए। उम्मीद है फोर्थ टास्क आपको समझ में आया। नेक्स्ट टास्क की अगर अपन बात करें, फिफ्थ टास्क है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सभी आशा कार्यकर्ता के लिए और सभी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, एएनएम है, उनके लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। देखिएगा यहां पर देखिएगा आपको क्या जानकारी रखनी है। देखिएगा क्वेश्चन ये कहता है गर्भवती महिला के पंजीकरण के साथ उसके बैंक खाते से संबंधित या बैंक खाता संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने पर आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन कहता है एक आशा से, यानी जो भी आशा कार्यकर्ता सामने देख पा रही हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि आप जब एक प्रेग्नेंट लेडी के घर पे जाते हो, गर्भावस्था में या गर्भवती महिला के पास आप जाते हो, तो उस महिला का जब आप खाता बैंक डायरी जो लेते हैं, डायरी लेकर उसको PCTS के अंदर लगवाते हैं, यानी उसके अकाउंट नंबर जुड़वाते हैं, तो उससे रिगार्डेड आपको कितने रुपए इंसेंटिव के रूप में, क्लेम के रूप में दिए जाते हैं। प्रत्येक महिला की बात अपन कर रहे हैं, यानी एक महिला का खाता अगर आशा जुड़वाती है PCTS पर तो उसको कितने रुपए दिया जाता है, 2 का जुड़वाती है तो कितने रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से आशा क्लेम जो आप उठाती हैं, आशा सॉफ्ट से जो आशा क्लेम उठाते हैं उससे रिगार्डेड जानकारी, अगर एक खाता जुड़वाते तो कितने रुपए आपको मिलते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन है इस कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि दे नहीं है, इस कार्य से संबंधित आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, यानी पैसा नहीं दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है 10 रुपए प्रति गर्भवती महिला, एक महिला का जुड़वाओगे तो सर 10 रुपए मिलेंगे, एक महिला का जुड़वाते हो तो सर कितने मिलेंगे? सर 10 रुपए यहां पर मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, 5 रुपए गर्भवती महिला, 5 रुपए प्रति गर्भवती महिला दिया जाना है, तो क्या 5 रुपए मिलते हैं। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर 50 रुपए प्रति गर्भवती महिला। आंसर आपको पुट करना है, फिर फटाफट से इसका आंसर बताया जाएगा, इससे रिगार्डेड जानकारी आपको दी जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा, जो भी आशा अभी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे वो सभी अपना आंसर जरूर से ध्यान रखेंगे, जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि आपके काम की चीज है, आपको पैसा मिलेगा। चलेगा देखिएगा यहां पर अगर बात अपन करें तो देखिए पहला ऑप्शन है कि कोई पैसा नहीं मिलता है, ये गलत है, क्योंकि आशा कोई भी काम कर रही है, छोटे से लेकर बड़ा से लेकर कोई सा भी काम अगर करती है फील्ड के अंदर, तो उसका कुछ ना कुछ इंसेंटिव उसको मिलता है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी इंसेंटिव उसको मिलता है, हर काम का पैसा मिलता है आशा कार्यकर्ता को। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन अगर बात करें 10 रुपए प्रति महीना, 10 रुपए प्रति गर्भवती महिला, तो ये अभी यहाँ पर देखते हैं 50 रुपए मिलते नहीं है। अब 10 और 5 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर इसका रहता है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि एक महिला को जब वो जोड़ती हैं, यानी एक महिला एक ANC का जब वो खाता जोड़ती हैं तो उससे संबंधित एक आशा को उस एक महिला का 5 रुपए मिलता है। यानी एक खाता जोड़ेगी तो 5 रुपए उसको ऐड होगा, 2 खाते जोड़ती हैं तो उसको 10 रुपए, यानी एक खाता जोड़ने पर उस आशा को 5 रुपए क्लेम दिया जाता है। कितना सर? 5 रुपए क्लेम दिया जाता है।
उम्मीद करता हूं ये 5 टास्क हमने कंप्लीट करे और 5 टास्क से संबंधित जो जानकारी आपको दी वो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि ऐसी ही इसी से संबंधित और आपके काम से संबंधित, आपके फील्ड से संबंधित कंटिन्यूस वीडियो आपको अवेलेबल हो सके, कंटिन्यू जानकारी आपको हो सके। और अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को और पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी कंटिन्यू नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग